नॉन प्रिम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के ऊपर एग्जाम में एक शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है और इसीलिए आज हम उसी का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि जब इस टॉपिक के ऊपर एग्जाम में सवाल आता है तब हमें एक टेबल दिया जाता है जिसके अंदर 3 से 4 कॉलम्स होता है। सबसे पहला कॉलम इज प्रोसेस, जिसके अंदर अलग अलग प्रोसेसेस होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल P1 यानी कि प्रोसेस 1, P2 यानी कि प्रोसेस 2, वगैरह वगैरह वगैरह। देन देयर इज बर्स्ट टाइम, जिसको हम सीपीयू बर्स्ट भी कहते हैं, जिसके अंदर सीपीयू को तुम प्रोसेसर भी कह सकते हो। इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है और अराइवल टाइम का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है आई टेल यू लेटर, अभी के लिए रुक जाओ। एंड अराइवल टाइम अगर दिया नहीं गया है ये कॉलम, तो इसके जगह पे तुम 0 अज्यूम कर सकते हो। मतलब अराइवल टाइम दिया ही नहीं गया है तो तुम अज्यूम कर सकते हो कि सारे के सारे प्रोसेसेस का अराइवल टाइम 0 है। बट यहाँ पे दिया गया है तो हम ये नंबर्स अज्यूम करेंगे या ये नंबर्स कंसिडर करेंगे बेसिकली। नाउ अनदर कॉलम इज प्रायोरिटी वाला कॉलम। प्रायोरिटी कॉलम तुम्हें ये बताता है कि कौन से प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या है। यहाँ पे प्रोसेस 1 की प्रायोरिटी 4 है, यहाँ पे प्रोसेस 2 की प्रायोरिटी 5 है, वगैरह वगैरह वगैरह। इसके बारे में तुम्हें और एक चीज समझने की जरूरत है, विच इज एग्जाम में या तो तुम्हें दिया जाएगा लोअर द नंबर लोअर द प्रायोरिटी, या तो तुम्हें दिया जाएगा लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी। अगर दोनों भी नहीं दिए गए हैं तो उस केस में तुम्हें अज्यूम करना है लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी। यहाँ पे जो सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं इसके अंदर लोअर द नंबर लोअर द प्रायोरिटी ये लाइन दी गई है क्वेश्चन के अंदर। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि अभी प्रायोरिटी के अंदर सबसे छोटा नंबर क्या है 1, तो इसका जो प्रोसेस है P5 इसकी प्रायोरिटी भी सबसे छोटी होगी। और सबसे बड़ा नंबर क्या है 7, तो इसका जो प्रोसेस है यानी कि P3 इस प्रोसेस की प्रायोरिटी सबसे बड़ी होगी। मतलब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी P3 को है क्योंकि उसका नंबर सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, और सबसे ज्यादा लोएस्ट नंबर 1 है, तो इसका जो प्रोसेस है P5 इसकी प्रायोरिटी सबसे लोएस्ट, लोअर द नंबर लोअर द प्रायोरिटी। ठीक है, और बीच में फिर बाकी के प्रोसेसेस। अब वो कैसे काम करता है वो सम सॉल्व करते वक्त तुम्हें पता चल जाएगा, उसका टेंशन मत लो। अब जब तुम ये सवाल देखते हो तुम्हें सबसे पहले एक ऐसा हॉरिजॉन्टल सा बॉक्स ड्रॉ कर देना है, इसको हम कहते हैं ज्ञान चार्ट। अब मैं तुम लोग को एक एक करके सारे के सारे टर्मिनोलॉजीज एक्सप्लेन करना चालू करता हूँ, बट उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि तुम इमेजिन करो या ये अज्यूम करो कि ये जो डब्बा तुमने ड्रॉ किया है ये एक प्रोसेसर है। ठीक है, अब बर्स्ट टाइम का मतलब क्या होता है या सीपीयू बर्स्ट का मतलब क्या होता है। बर्स्ट टाइम का मतलब वो टाइम जितना टाइम एक प्रोसेस को प्रोसेसर के अंदर स्पेंड करना है। मतलब अगर P1 का बर्स्ट टाइम 4 है तो इसका मतलब P1 यानी कि प्रोसेस 1 को 4 मिली सेकेंड्स इस प्रोसेसर के अंदर स्पेंड करना है। अगर P2 का बर्स्ट टाइम 5 है तो इसका मतलब P2 यानी कि प्रोसेस 2 को 5 मिली सेकेंड्स इस प्रोसेसर के अंदर स्पेंड करना है। ठीक है, वॉट डू मीन बाय अराइवल टाइम। अराइवल टाइम का मतलब वो टाइम जिस टाइम पे ये सारे के सारे प्रोसेसेस इस प्रोसेसर के पास पहुंचे। अगर प्रोसेस 1 का अराइवल टाइम 1 है तो इसका मतलब फर्स्ट मिली सेकेंड पे ये प्रोसेस इस प्रोसेसर के पास पहुंचा है। एंड बाय द वे जो प्रोसेसर होता है वो 0th मिली सेकेंड से शुरू होता है। अगर प्रोसेस 2 का अराइवल टाइम 2 है तो इसका मतलब यह है कि प्रोसेस 2 सेकेंड मिली सेकेंड पे इस प्रोसेसर के पास पहुंचा है। अगर प्रोसेस 3 का अराइवल टाइम 3 है तो इसका मतलब प्रोसेस 3 थर्ड मिली सेकेंड पे इस प्रोसेसर के पास पहुंचा है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, एंड प्रायोरिटी का मतलब तो तुम्हें पता ही है। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चालू कर देते हैं। हमें एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टाइम विच इज एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना है। नाउ जब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चालू करेंगे सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि तुम ये समझ जाओ कि जो हमारा प्रोसेसर है वो 0 से शुरू होता है और इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 0। अब पहला प्रोसेस फर्स्ट मिली सेकेंड पे पहुंचता है, दूसरा प्रोसेस सेकेंड मिली सेकेंड पे पहुंचता है, तीसरा थर्ड मिली सेकेंड पे पहुंचता है, चौथा फोर्थ मिली सेकेंड पे पहुंचता है, वगैरह वगैरह वगैरह। बेसिकली ये सारे के सारे प्रोसेसेस फर्स्ट मिली सेकेंड एंड बाद में पहुंच रहे हैं। हम फिलहाल 0th मिली सेकेंड पे ही है, तो 0th मिली सेकेंड से लेकर तो फर्स्ट मिली सेकेंड तक हमारे पास एक भी प्रोसेस नहीं है। फर्स्ट मिली सेकेंड पे प्रोसेस 1 आ रहा है बट 0th मिली सेकेंड से लेकर तो फर्स्ट मिली सेकेंड तक एक भी प्रोसेस नहीं है। सी 0th मिली सेकेंड पे एक भी प्रोसेस नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब 0th मिली सेकेंड से लेकर तो फर्स्ट मिली सेकेंड तक एक भी प्रोसेस नहीं है, और इसीलिए हम यहाँ पे ऐसे करेंगे।
फर्स्ट मिली सेकेंड पे हमारा प्रोसेस 1 आ रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोसेस 1। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि नॉन प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का खासियत क्या है, हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। ये ऐसे डिफरेंट है कि जो भी प्रोसेस इस प्रोसेसर के पास आता है, या तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि अगर एक प्रोसेस इस प्रोसेसर के पास आया तो जैसे ही वो अंदर जाएगा वैसे ही वो उसका पूरा का पूरा बर्स्ट टाइम यूटिलाइज करेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे P1 अंदर गया है तो इसका जो बर्स्ट टाइम है 4 मिली सेकेंड्स, वो यहाँ पे पूरा का पूरा यूटिलाइज करेगा। प्रोसेस 1 को 4 मिली सेकेंड्स यहाँ पे स्पेंड करने थे, तो यहाँ पे वो पूरे के पूरे 4 मिली सेकेंड स्पेंड करेगा, तो 1 + 4 = 5। ठीक है, प्रिमिटिव में ऐसे नहीं होता था, प्रिमिटिव में 1 सेकेंड यहाँ पे होता था, फिर बाद में प्रोसेस वापस आता था। यहाँ पे ये प्रोसेस वापस नहीं आने वाला, वापस कोई प्रोसेस नहीं आने वाला। एक बार एक प्रोसेस आया तो उसका पूरा का पूरा बर्स्ट टाइम वो स्पेंड करेगा ही करेगा, और वो बाद में कभी नहीं आने वाला। ठीक है, तो नॉन प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में होता है। अब प्रोसेस 1 यहाँ पे आया तो उसने उसका पूरा का पूरा बर्स्ट टाइम स्पेंड कर लिया, और इसलिए इसको हम हटा देते हैं फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन। अब इसका काम हो गया है, राइट। अब हम 5th मिलीसेकेंड पे, 5th मिलीसेकेंड तक कौन से प्रोसेसेस आ रहे हैं। प्रोसेस 1 का काम हो गया है तो इसलिए उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। प्रोसेस 2 है हमारे पास, क्योंकि वो 2nd मिलीसेकेंड पे आया है, यहाँ पे कहीं आया होगा। 3rd प्रोसेस है, ये 3rd मिलीसेकेंड पे आया है। 4th प्रोसेस 4th मिलीसेकेंड पे आया है, तो ये भी है। 5th प्रोसेस 5th मिलीसेकेंड पे आया है। ठीक है, तो बेसिकली प्रोसेस 2, 3, 4 और 5 है हमारे पास। प्रोसेस 6 नहीं है क्योंकि वो 6th मिलीसेकेंड पे आया है, मतलब बेसिकली बाद में आया। हम अभी फिलहाल 5th मिलीसेकेंड पे, तो 5th मिलीसेकेंड तक प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4 और प्रोसेस 5 है हमारे पास। प्रोसेस 1 भी है बट उसका काम हो चुका है, इसलिए उसको हम कंसिडर नहीं करने वाले। तो अभी ये जो 4 प्रोसेसेस है हमारे पास, इन 4 प्रोसेसेस में से किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। लोअर द नंबर लोअर द प्रायोरिटी। इसका सिंपली मतलब यह है कि प्रोसेस 5 की प्रायोरिटी सबसे कम है और प्रोसेस 3 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। देखो ये 7 सबसे बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब इसके प्रोसेस की जो प्रायोरिटी है वो सबसे ज्यादा है, मतलब P3 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, और इसीलिए सबसे पहले हम P3 को कंसिडर करेंगे क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे P3। P3 का बर्स्ट टाइम क्या है? P3 का बर्स्ट टाइम है 1, तो इसका मतलब इसको यहाँ पे 1 मिलीसेकेंड स्पेंड करना है, तो दैट इज 5 + 1 6। इसका 1 मिलीसेकेंड स्पेंड करना यहाँ पे हो चुका है, इसलिए इसको हम हटा देते हैं। अब हम 6th मिलीसेकेंड पे हैं। 6th मिलीसेकेंड तक हमारे पास अब प्रोसेस 6 भी आ चुका है, क्योंकि ये प्रोसेस 6th मिलीसेकेंड पे आ रहा है। देखो अराइवल टाइम 6 है, तो अभी अगर हमने प्रायोरिटी के सारे नंबर्स देखे तो यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि सबसे बड़ा नंबर 6 है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी प्रोसेस 6 की है, विच इज द रीजन वाई हम यहाँ पे प्रोसेस 6 लिखेंगे। प्रोसेस 6 का जो बर्स्ट टाइम है दैट इज 6, तो 6 + 6 12। इसका यहाँ पे काम हो चुका है क्योंकि इसको 6 मिलीसेकेंड्स वहां पे स्पेंड करने थे, जो कि उसने कर लिया। अब किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है? प्रोसेस 2 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। जैसे कि तुम देख सकते हो 5 to 1 में से सबसे बड़ा नंबर 5 है, तो इसका मतलब प्रोसेस 2 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोसेस 2। प्रोसेस 2 को कितना टाइम यहाँ पे स्पेंड करना है? 5 मिलीसेकेंड मेरे भाई, तो 12 + 5 दैट इज 17। इसने 5 मिलीसेकेंड स्पेंड कर लिए। अब बचे हमारे पास 2, तो अभी दोनों में से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? 2 मेरे भाई, यानी कि प्रोसेस 4। 2 और 1 में से सबसे बड़ा नंबर 2 है, तो इसका मतलब प्रोसेस 4 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। बाकी के जो सारे के सारे प्रोसेसेस हैं वो जितना टाइम उनको स्पेंड करना था उतना टाइम वो स्पेंड कर चुके, इसलिए उनको हम कंसिडर नहीं करने वाले। प्रोसेस 4 और प्रोसेस 5 ही बचा है। तो अगर इन दोनों की प्रायोरिटीज हमने देखी तो दोनों में से यानी कि 2 और 1 में से 2 सबसे बड़ा नंबर है, इसलिए प्रोसेस 4 की जो प्रायोरिटी वो सबसे ज्यादा है, और इसीलिए हम यहाँ पे अब पहले P4 लिखेंगे। P4 को
मिली सेकेंड स्पेंड करने थे, तो 17 प्लस 2 दैट इज 19, और प्लस अब आखिरी में हमारे पास एक ही प्रोसेस बचा है, दैट इज प्रोसेस 5 मेरे भाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोसेस 5। अब प्रोसेस 5 को 3 मिली सेकेंड स्पेंड करने थे, तो दैट इज 19 प्लस 3 दैट इज 22। ज्ञान चार्ट हमारा हो चुका है। अब हम एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज स्टैट निकालेंगे। बट उससे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट के अंदर फेल हो जाते हैं। ये जितने भी न्यूमेरिकल्स है, ये न्यूमेरिकल्स हाईली स्कोरिंग है, और ये तुम्हारे हाथ के 10 से 15 मार्क्स है। मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें बस प्रैक्टिस की जरूरत है, और प्रैक्टिस करने के लिए आप मेरे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज स्टैट में से सबसे पहले हम एवरेज स्टैट निकालेंगे। तो अगर हमें एवरेज स्टैट निकालना है, उसके लिए तुम्हें सबसे पहले सारे के सारे प्रोसेस का टैट निकालना पड़ेगा। तो टैट ऑफ प्रोसेस 1, टैट ऑफ प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, प्रोसेस 5 एंड प्रोसेस 6। टैट कैसे निकालता है? देखो, अगर तुम्हें टैट ऑफ प्रोसेस 1 निकालना है, तो तुम्हें यह देखना पड़ेगा कि प्रोसेस 1 का जो नौटंकी है इस प्रोसेसर के अंदर, वो कहाँ पे खत्म हुई है। प्रोसेस 1 की जो नौटंकी है वो यहाँ पे खत्म हुई है, मतलब बेसिकली 5th मिली सेकेंड पे खत्म हुई है। एज यू कैन सी, बाद में कहीं पे भी प्रोसेस 1 का जिक्र हुआ ही नहीं है। तो इसका मतलब ऑब्वियसली प्रोसेस 1 की नौटंकी 5th मिली सेकेंड पे खत्म हुई है, और इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस प्रोसेस 1 का अराइवल टाइम। प्रोसेस 1 का जो अराइवल टाइम है वो 1 मिली सेकेंड है मेरे भाई, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1। तो इन द सेम वे ये पूरा का पूरा हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। प्रोसेस 2 का नौटंकी कब खत्म हुआ था? प्रोसेस 2 का नौटंकी 17th मिली सेकेंड पे खत्म हुआ था। प्रोसेस 3 का 6th मिली सेकेंड पे खत्म हुआ था। प्रोसेस 4 का 19th मिली सेकेंड पे खत्म हुआ था। प्रोसेस 5 का 22nd मिली सेकेंड पे खत्म हुआ था, और प्रोसेस 6 का 12th मिली सेकेंड पे खत्म हुआ था। माइनस इन सब का अराइवल टाइम 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 17 minus 2 that is 15, 5 minus 1 that is 4, 6 minus 3 that is 3, 19 minus 4 that is 15, 22 minus 5 that is 17, 12 minus 6 that is 6। ठीक है, अब एवरेज टैट इज इक्वल टू इन सब का एडिशन, इन सब का एवरेज बेसिकली 4 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 15, सॉरी फॉर दैट, 17 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6। अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा 10, और इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 10। अब हम एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे, बट उससे पहले तुम्हें सारे के सारे प्रोसेस का वेटिंग टाइम निकालना पड़ेगा पहले। तो वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस 1, वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस 2, वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस 3, वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस 4, प्रोसेस 5 एंड प्रोसेस 6 इज इक्वल टू। अब वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस 1 कैसे कैलकुलेट करता है? टैट ऑफ प्रोसेस 1 माइनस बर्स्ट टाइम ऑफ प्रोसेस 1। तो मतलब बेसिकली टैट माइनस बर्स्ट टाइम है, तो सारे के सारे प्रोसेस का टैट हम पहले लिख लेते हैं। 4 15 3 15 17 6 माइनस सारे के सारे प्रोसेस का बर्स्ट टाइम लिख लेंगे। 4 5 1 2 3 6, 4 5 1 2 3 6 is equal to 4 minus 4 0, 15 minus 5 10, then उसके बाद 3 minus 1 2, 15 minus 2 that is 13, 17 minus 3 that is 14, 6 minus 6 0। अब तुम्हें एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है, तो इन सब का तुम्हें एवरेज करना पड़ेगा, that is 0 plus 10 plus 2 plus 13 plus 14 plus 0 अपॉन 6। अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा 6.5, विच इज द रीजन वाई हम यहाँ पे लिखेंगे 6.5 मिली सेकेंड्स। मिली सेकेंड्स यूनिट देना मत भूलना।